हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 18 अगस्त 2021। तो 18 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक यानी पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं उन सभी का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, जिससे उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा सैकड़ों हजारों युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा होंगे। तो अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में थोड़ा सा। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत और समग्र मार्ग का नेतृत्व करेगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि 75 वंदे ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया और घोषणा की कि 75 भारत वंदे ट्रेनें यानी 75 वंदे भारत ट्रेनें आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के कोने कोने से जुड़ेगी। वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें का संचालन किया जा रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलती है और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच चलती है। और ऐसे ही 15 अगस्त 2023 तक, जब तक आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव चलेगा, तब तक इन 75 सप्ताहों में 75 वंदे ट्रेनें चलेगी। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हर्षित राजा। यह हर्षित राजा जो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा भारत में शतरंज के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्हें बिल मास्टर्स ओपन 2021 में जीएम बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेविस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रॉ किया। विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और यह सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग जान लिए हर्षित राजा के बारे में। अब हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में महाराष्ट्र राज्य, जो कि यहाँ पर रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ का गवर्नर है। उद्धव ठाकरे यहाँ का CM है। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क तथा टुंगरेश्वर नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल के जवानों के लिए 144 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद ने सेना के विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके
महत्वपूर्ण योगदान के लिए कर्मियों को भी 28 मेंशन इन डिस्पैच की मंजूरी दी है। हम जान लेते हैं 144 वीरता पुरस्कार में शामिल कौन कौन है। अशोक चक्र जो बाबूराम जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। एएसआई जम्मू और कश्मीर पुलिस थे। कीर्ति चक्र दिया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस में थे। शौर्य चक्र दिया गया है, इतनों को आप इसे देख लीजिएगा। तथा बाटू मेडल जो कि शौर्य के सम्मान है, एक वायु सेना पदक वीरता के सम्मान में दिया गया है। विंग कमांडर उत्तर कुमार को फ्लाइंग पायलट के रूप में जो है, स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन को जो फ्लाइंग पायलट के रूप में है, तथा अन्य कुल मिलाकर 144 प्रदान किए गए हैं वीरता पुरस्कार। तो उन सभी में जो इंपॉर्टेंट लगे, जो टॉप पर थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। आप उन सभी को लिस्ट में एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि एम्स दिल्ली। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली किसी भी आपातकालीन के स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। इसके लिए एम्स ने दिल्ली फायर सर्विस के साथ गठजोड़ किया है। आग की आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बने फायर स्टेशन का बुनियादी ढांचा एम्स द्वारा विकसित किया जाएगा, जबकि दमकल उपकरण और जनशक्ति का प्रबंधन डीएफएस द्वारा किया जाएगा। कुल 61 दमकल केंद्र और 3280 अग्निशामक सहित 3616 कर्मियों के साथ डीएफएस एक वर्ष में औसतन लगभग 22,000 फायर और रेस्क्यू कॉलों में भाग लेता है। अब चलते हैं, बात हुई एम्स दिल्ली के बारे में, तो एम्स के बारे में जान लेते हैं। एम्स का फुल फॉर्म तो हम लोग जान लिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स दिल्ली इज ए पब्लिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। द इंस्टीट्यूट इज गवर्न्ड बाय द एम्स एक्ट 1956 एंड ऑपरेट्स ऑटोनोमसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह पूर्ण रूप से ऑपरेट किया जाता है। एम्स दिल्ली एम्स एक्ट 1956 के तहत गवर्न किया जाता है यानी कार्य करता है, तथा यह एक सभी के लिए यानी पब्लिक हॉस्पिटल तथा मेडिकल रिसर्च करने का एक विश्वविद्यालय है। यह है एम्स का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इतना बात हम लोग एम्स के बारे में जान लिए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR पूसा नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने JNCA बेंगलुरु के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि M वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCA बेंगलुरु के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। JNCA इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर को एक ऐसी सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा जहां प्रयोगशाला आविष्कारों को स्केल अप और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और बदले में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को मिशन को पूरा करने में सभी लगे हुए हैं तथा इसके लिए हर सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। चलिए तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रायगढ़ स्थित करनाला नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरीय सहकारी लिमिटेड बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है या भारत के सभी बैंकों का संचालक है।
आरबीआई अर्थव्यवस्था को भी संचालित करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को, तथा इसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि ब्रिटिश राज में स्थापना किए थे 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। यह है आरबीआई का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने सहकारी राबो बैंक यूए पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का। आरबीआई ने सहकारी राबो यूए पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसका मुंबई शाखा, यानी जो कि नीदरलैंड में स्थित राबो समूह का बैंक है, उसका मुंबई शाखा का एक हिस्सा है। सॉरी, मुंबई एक शाखा है नीदरलैंड स्थित राबो बैंक समूह का। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए यह आरबीआई ने इस पर जुर्माना लगा दिया है। अब बात हुई है आरबीआई तथा राबो बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के बारे में तो हम लोग जान ही लिए पिछले क्वेश्चन में, अब राबो बैंक के बारे में जान लेते हैं। फिर भी यहाँ पर आरबीआई के बारे में आप रिवाइज कर लीजिएगा। राबो बैंक का यह लोगो है। राबो एक प्रकार का फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर उट्रेक्ट नीदरलैंड्स में है, जिसका एक शाखा मुंबई में है। इस मुंबई शाखा पर ही आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया। इसका मोटो है ग्रोइंग ए बेटर वर्ल्ड टुगेदर। इसका भी वर्तमान में रिवेन्यू है 1202 करोड़ यूरो, जो कि 2018 के अनुसार है। इसका कई सब्सिडी है, जैसे कि ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप, एनवी, राबो बैंक नीदरलैंड्स, राबो बैंक न्यूजीलैंड तथा बाउ फंड्स, इसके अन्य और कई सब्सिडीज हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि उत्तराखंड। यह है वंदना कटारिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारत महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ब्रांड एम्बेसडर होगी। यह घोषणा तिल्लू रौतौली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हुई है। अब चलते हैं, बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के यह मैप में उत्तराखंड है तथा देहरादून यहाँ का राजधानी है। बेबी रानी मौर्य यहाँ का राज्यपाल है। यहाँ पर पूर्व डेटा ही लिया गया है। तीरथ सिंह रावत यहाँ का मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का न्यू चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा सावधि शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा, यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है। इस सावधि जमाओं को हरित और अस्थायी आवास ऋण समाधान और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस एफडी में दी जाने वाली सुविधा क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 36 से 120 महीने की जमा अवधि के साथ निवासी और एनआरआई दोनों इस साधन में निवेश कर सकते हैं, जो 6.55% प्रति वर्ष की ब्याज की दरों की पेशकश करेगा। वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त 0.25% प्रति वर्ष के लिए पात्र होंगे। 2 करोड़ तक की जमा राशि पर यह पात्र होगा तथा 0.10 प्रति वर्ष की अतिरिक्त आरओआई यदि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा या नवीन किया जाता है तो इस जमा राशियों पर प्रति ग्राहक प्रति कैलेंडर माह 50 लाख तक लागू होगा। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में स्थित इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। मोबाइल बैंकिंग भी इस बैंक का हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई तथा नई दिल्ली में है। इसका अभी वर्तमान में तो हम लोग बताएंगे कि मुख्यालय इसका मुंबई में है। अभी वर्तमान में सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं। इसकी स्थापना तथा जगह बता दिए तथा इसका मूल संगठन एचडीएफसी बैंक है। इसका सहयोगी कंपनियां यानी सब्सिडीज है एचडीएफसी सिक्योरिटी तथा अन्य कई सब्सिडीज भी इसके हैं।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के पहले वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 की रीडिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 53.9। आरबीआई एनुअल फाइनेंसिंग इंक्लूजन इंडेक्स फर्स्ट रीडिंग फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2021 हैज कम इन द एट 53.9 एज अगेंस्ट 43.4 द पीरियड एंडिंग मार्च 2017। मार्च 2017 में जो कि 43.4 था, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 53.9 पर हो गया है। आरबीआई के इस फर्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में रीडिंग मापा गया है कि अब यह 2021 मार्च में 53.9 हो गया है। अब आरबीआई के बारे में बात हुई है तो आरबीआई के बारे में हम लोग भी पहले भी जान चुके हैं इसी सेशन में, तो अब हम लोग आरबीआई के बारे में दोबारा नहीं जानेंगे, आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग एक और बात जान लेते हैं इस इंक्लूजन के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त 2021 को देश में वित्तीय समावेशन को सीमा को मापने और सुधारने के लिए अपना पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक सालाना जुलाई में प्रकाशित होता है और यह व्यापक सूचकांक है जिसमें बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल होता है। यह सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बनाया गया है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल एफआई सूचकांक की पहली रीडिंग मार्च 2017 को समाप्त अवधि के 43.4 के मुकाबले 53.9 पर आ गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोमलिका बारी किस खेल में युवा विश्व चैंपियन में नई अंडर 21 विश्व चैंपियन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि तीरंदाजी में। यह है कोमलिका बारी जो कि तीरंदाजी में नई अंडर 21 में वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियन बन गई है। तो आप इसके बारे में जानिए, ट्वीट करके बताया गया था वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा कि वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं कोमलिका बारी, तथा ये है इमेज में कोमलिका बारी जो अपने निशाने साधे हुए हैं अपने तीर पर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति किसे घोषित कर दिया है? तो आपको ये न्यूज तो पता ही होगा कि तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर लिया है। खास करके पहले काबुल पर किया जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। अब इसे मुस्लिम अफगानिस्तान अमीरात बोला जाएगा ना, इसके नाम से जाना जाएगा, तथा इसके सही आंसर है कमांडर अब्दुल गनी बरादर को तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित किया है। यह है इमेज में अब्दुल बरदार, इन्हें ही तालिबान का नया अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। यह है वहाँ का खौफ जो अभी देखने को नज़ारा मिल रहा है, वहाँ का इमेज जो आ रहा है उसमें यह खौफ दिखा रहा है वहाँ का कि इतने तालिबानियों ने इतनी क्रूरता से रोड पर भी किसी को बाहर नहीं उतना निकलने दे रहे हैं, वो निकल भी रहे हैं, लोग वहाँ से छोड़कर देश से विदेश भाग रहे हैं, उसमें भी असुविधा हो रही है। यह तालिबानियों के कब्जा का असर है। अब सोच रहे हो कि तालिबान क्या देश है या क्या कोई संस्था समूह या कोई आतंकवादी संगठन है, क्या है? तो इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे। तालिबान अफगानिस्तान के पश्तो भाषा में, जो पश्तो भाषा है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। तालिबान का उदय कैसे हुआ, इसका मकसद क्या है, इनके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, तथा यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेलिंग दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आप समझ जाए कि वास्तव में तालिबान एक देश नहीं है, एक तरह से संगठन है, क्योंकि यह अफगानिस्तान का ही पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स को कहा जाने वाला शब्द है तालिबान। तालिबान का उदय कैसे हुआ, मकसद क्या है, इन सभी के बारे में आप देख लीजिए। इसका मेन मकसद है अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना करना, जो कि लगभग स्थापना कर ही दिया, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति भी अपने देश छोड़कर तजाकिस्तान भाग गए हैं और उन पर कई आरोप भी है क्योंकि वो कई लग्जरी कार्स, हेलीकॉप्टर और पैसा लेकर भाग गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, तथा उससे पहले अफगानिस्तान के बारे में बात हुई तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान जहाँ की राजधानी काबुल है, अफगानी वहाँ का करेंसी है, दारी पर्चियन तथा पाश्तो वहाँ का लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे पहले यहाँ पर, यह है वर्ल्ड मैप में अफगानिस्तान देश। प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे पहले से, जो कि तजाकिस्तान में भाग चुके हैं, लेकिन वर्तमान में ये हैं अब्दुल बरादर जी, जिन्हें अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। अब इनको सही रूप में मायने से चुना गया है या
सही है या गलत, ये तो डिस्कस करने वाले आप होते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी और जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक में किसकी जीवनी वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी वर्णित है। क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी 23 अगस्त को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर प्रदर्शित होगी। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण उस व्यक्ति के जीवन के उपाख्यानों और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियों को साझा करती है, जो परिवर्तनकारी राजनीति के लिए भावनात्मक भूख शक्ति और इनक्यूबेटिंग क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। तो आज था यह हमारा 15 क्वेश्चन का जो पर डे का करंट अफेयर्स का सेशन रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को यूएई में टूर्नामेंट के लिए कितने खिलाड़ियों को लाने की अनुमति दी है? तो मात्र 15 खिलाड़ियों को। ऐसे तो 15 खिलाड़ी एक टीम में माने ही जाते हैं, ऐसे 11 खिलाड़ी में 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, उसके अलावा भी टीम में से प्लेयर जाते थे वहां पर। लेकिन अभी आईसीसी के अनुसार केवल 15 खिलाड़ी ही वहां पर आप ले जा सकते हैं, ऐसा आईसीसी का अनुमति दिया गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो इसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे, वो भी सही दिए होंगे, तथा आज का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बन जाए। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। तथा सोशल मीडिया का भी लिंक वहां पर अन्य दिया हुआ है, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़े का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।